PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नमस्कार, मैं हूं शुशी और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने दिल्ली में भरी हुंकार, कहा बिहार को भीख नहीं हक चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा दे सरकार। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम गरीबी आयात करते हैं, बाहरी लोगों से बढ़ा गुजरात में गरीबी का ग्राफ। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने साधा मुलायम पर निशाना, कहा मुलायम के हैं आतंकवादियों से रिश्ते। और भुवनेश्वर की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर कसा शिकंजा, महज 75 रन पर गिरे ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट जगत की। आपको बता दें कि आज ऑस्ट्रेलिया के 75 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं। आज खेल का चौथा दिन चल रहा है। मोहाली में तीसरा टेस्ट मैच है और चौथा दिन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के महज 75 रनों पे 3 विकेट गिर चुके हैं। भुवनेश्वर की बदौलत ये कारनामा हुआ है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर ने शुरुआत में झटके दिए ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने महज सिर्फ 75 रन ही बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अभी भी 7 विकेट बाकी हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत अपनी जीत का लहर जारी रखेगी, जीत उसकी जारी रहेगी या फिर नहीं, ये कल पता चल पाएगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है मोहाली में खेले जा रहा है टेस्ट मैच का। आपको बता दें कि इसमें एक और कारनामा हुआ है। शिखर धवन जो पहला टेस्ट मैच अपना खेल रहे हैं, वो दोहरा शतक लगाने से चूक गए, लेकिन उन्होंने 187 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि जहां शिखर धवन ने 187 रन बनाए हैं, वहीं मुरली विजय ने 153 रन की पारी खेली और विराट कोहली का भी अर्धशतक लगाया है, उन्होंने 67 रन बनाए हैं। इससे पहले चौथे दिन भारत के लिए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन धवन और मुरली की बदौलत इन्होंने 283 रनों से आगे खेलना शुरू किया। आगे उम्मीद की जा रही थी कि धवन अपने करियर के पहले मैच में दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं सचिन तेंदुलकर को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। वो अपने फैंस का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। महज 37 रन बनाकर वो आउट हो गए और इस तरह से भारत का 499 रन बने और जिससे 91 रनों की बढ़त हासिल हो रखी है और ऑस्ट्रेलिया ने 75 रन बना लिए हैं और 3 विकेट गिर चुके हैं। अब कल आखिरी दिन बचा है। अब देखना यह है कि क्या भारत जीत हासिल कर पाएगा, क्योंकि 75 रन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, 7 विकेट अभी भी बाकी हैं। क्या हैट्रिक लगेगी भारत की? क्या इंग्लैंड का बदला तो वो नहीं ले पाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये तो कल ही पता चल पाएगा। और अब बात करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरते हुए केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा वही 2014 में दिल्ली में बैठेगा। साथ ही नीतीश ने यह भी कहा कि अगर अभी नहीं तो 2014 में जरूर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में आज नीतीश कुमार ने बिहार की हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। और वहीं नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर भी काफी कुछ कहा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार में काफी विकास हुआ है। पलायन के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि यहां से लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। बिहार ने काफी विकास किया है और अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है वही दिल्ली में बैठेगा। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा वो ही आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने विकास की भी बहुत सारी बातें की। आपको बता दें कि आज दिल्ली में
नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा वही 2014 में दिल्ली में बैठेगा, और अगर अभी नहीं तो फिर 2014 में हर हालत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। आज काफी कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, बिहार के काफी गुणगान किए हैं। पहले नरेंद्र मोदी का नाम आता था गुजरात के लिए, और आज विकास के नाम पर बिहार की खूब चर्चा की नीतीश कुमार ने। आइए आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा बिहार के विकास को लेकर के। लेकिन क्या कारण हम पिछड़ते चले गए आजादी के बाद, और आज हम इतना पिछड़ गए हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आमदनी को देखिए तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत नीचे हैं। 1/3 से थोड़ा ज्यादा जो राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आमदनी का, उसके 1/3 से थोड़ा ज्यादा जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला था तो 1/3 के करीब था। अभी थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर भी बहुत पीछे। हमारी दूरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा, और इस देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसी प्रदेश में है तो वो बिहार प्रदेश में। यही हाल है आधारभूत संरचना का, ले लीजिए, चाहे सड़क का ले लीजिए 1 लाख की आबादी पर, रेल मार्ग का ले लीजिए, किसी भी चीज में आप लीजिए तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं। विकास के लिए अगर प्रति व्यक्ति खर्च को देखें तो जो बिहार में प्रति व्यक्ति विकास का खर्च होता है वो देश का जो राष्ट्रीय औसत है उसका लगभग आधा। मानव विकास सूचकांक को देखें, हर मामले में हम पीछे हैं। बिजली की खपत के बारे में देखें तो जहां बिहार में प्रति व्यक्ति 122 यूनिट बिजली उपलब्ध होती है, वहां देश का औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता का आंकड़ा 778 यूनिट का है। हम इतना पीछे, सड़क हो, बिजली हो, और जो मानव विकास के सूचकांक हैं उन सब चीजों में हम पीछे। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार के लिए केंद्र को विशेष नहीं सोचना चाहिए? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम भी विकसित बने? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हमारे रोजगार के अवसर बिहार में पैदा हो? हमारा भी हक बनता है, हमारा भी अधिकार है, विकास का अधिकार हमारा भी अधिकार है। हमारी उपेक्षा हुई है, हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ, नीतियां ऐसी बनी कि जो चीजें पहले बिहार में थी वो भी समाप्त हुई। भाड़ा समानीकरण की नीति लागू की गई, उससे नुकसान हुआ, और जो उद्योग धंधे बिहार में लग सकते थे वो लगना बंद हो गए, और उसके बाद बिहार का फिर पुनर्गठन हुआ। अब तो जो भी बचा कुचा उद्योग है वो आज का जो बिहार है उसके बाहर चला गया। न उद्योग धंधे, न अच्छे संस्थान, तो बच्चे क्या करें? पढ़ने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं। उद्योग धंधा नहीं तो काम की तलाश में बिहार के बाहर जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। जब लोगों ने बिहार में काम करने का मौका दिया 2005 के नवंबर में, तो हमने कहा था कि बिहार वासियों के संकल्प के बदौलत और बिहार वासियों के सहयोग से हम मिलकर एक ऐसा सुंदर बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो भी आपने सुना कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर काफी कुछ कहा, और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं, हक चाहिए। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या कहा नरेंद्र मोदी ने।
कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास। सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। दिलखुलासमध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो, राज्यातल्या मोठ्या डॉक्टरांना, नेत्यांना। कोणीच कोणाला अकाउंटेबल नाही, कोणीच कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाहीये, एकमेकावर फक्त बोलत राहायचं, आपल्यावर स्वतःची जिम्मेदारी काय? तुम्ही व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षीय संबंध हे वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर ठेवता। 100%. अशा व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो की ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारण्यासारखं खूप असतं। तो आजही मी बाळासाहेबांचा मला स्वतःला शिवसैनिकच समजतो। आनंद दिघे आणि तुमची सगळ्यात पहिली भेट कधी झाली? सगळ्यात पहिली भेट दिघे साहेबांची आणि माझी 1983 साली झाली। ज्यावेळेला मागे वळून पाहताय त्यावेळेला वाटतंय लढाई संपली आहे? आता तर लढाई सुरू झाली आहे असं म्हणता येईल। दिलखुलास पहा दर शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। गुजरात के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में एक मीडिया समारोह के कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि हम गरीबी का आयात करते हैं। जी हां, गुजरात में बाहरी लोगों के आने की वजह से ही यहां पर गरीबी बढ़ रही है, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि गुजरात में देश के सभी जगहों से ट्रेनें आती हैं और लोग रोजी रोटी के लिए तलाश में यहां पर आते हैं, जिससे ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और अब बात करते हैं शिरडी की। शिरडी में शिवसेना के कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिविर में आपस में ही भिड़ गए, जिसमें शिरडी शहर प्रमुख के साथ एक शिव सैनिक भी घायल हुआ है। दरअसल शिरडी के उत्तर अहमदनगर जिले के शिव सैनिकों ने अकाल पर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें सेना सचिव विनायक राउत और संपर्क प्रमुख सुहास सामंत शिरकत करने आए थे। इसी बीच शिवसेनाओं की आपस में बहस हो गई और मामला मारपीट पर जाकर खत्म हुआ। हमको शिवसेना से निकालने वाले सुहास सामंत कौन है? हमको निकाल देंगे शिवसेना से, हमने कुछ गलत काम किया होगा तो हमारे उद्धव साहब हमको आदेश दे देंगे, उनका आदेश हम मान लेंगे ना। हम उद्धव साहब, हम बाला साहब की शिवसैनिक है, हम कोई सुहास सामंत की शिवसैनिक नहीं है। बाकी जो एक आदमी है उनको इतना मारा उन लोगों ने कि बस कुछ बोल नहीं सकता। बोलते पक्ष में शिस्त नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं लोग? क्या पक्ष पैसे के लिए और इसके लिए सिर्फ ये ऐसा नाटक चालू है, ऐसा सब गलत काम चालू है। हर पार्टी में होती है ना, शिवसेना में काय को दिखती है आपको? हर पार्टी में होती है ना, तो ठीक है, इसमें तो एक छोटा मामूली ये है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई जब भी नहीं होगा है उसको मामूली थोड़ा सा पत्थर लगाया, एकदम अच्छा काम करने वाला छोकरा है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की और केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की। आपको बता दें कि केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुलायम सिंह पर निशाना साधते हुए बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि मुलायम सिंह के आतंकवादियों से रिश्ते हैं, मुलायम सिंह गुंडे हैं। हालांकि ये अब तक का सबसे तीखा हमला है। बेनी प्रसाद वर्मा काफी आवेश में आ गए और उन्होंने जमकर मुलायम सिंह पर भड़ास निकाली। आपको बता दें कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर उनके अंदर कितनी कड़वाहट है, ये कहा है केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के गुंडों से रिश्ते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जब मंच से उतरे तो उन्होंने अपने भाषण के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनको दोहराने से मना कर दिया और अपने पुराने अंदाज में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के आतंकवादियों से रिश्ते हैं। हालांकि बेनी प्रसाद वर्मा का ये कोई पहला बयान नहीं है जब उन्होंने इस तरह के कोई विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के विवादित बयान दे करके सुर्खियों में रह चुके हैं।
और अब बात करते हैं मुंबई की। बीती रात मुंबई से सटे काशी मीरा इलाके के स्थानीय पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर धड़ल्ले से चल रहे 4 अलग अलग डांस बारों पर छापा मारा। छापेमारी में कुल 39 लड़कियों समेत 5 बार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि काशी मीरा इलाके के सारंग बार, स्प्रिंग, रेड हॉर्सेज और स्वागत बार में लड़कियों से अश्लील डांस करवाया जाता था। आपको बता दें कि पुलिस ने इन बारों में फर्जी ग्राहक भेजकर छापेमारी की। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी बार मैनेजर और लड़कियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्टेशन के अंडर जो ये स्प्रिंग, रेड हॉर्स, स्वागत और सारंग ये बार है, उसमें जो मैनेजर है वो लेडीज गर्ल है, बार गर्ल, उनको अश्लील हाव भाव करते समय उनको पकड़ा है। ऐसे टोटल लड़की है बार गर्ल वो 39 है और वेटर 5 है, ऐसे टोटल मिला के 44 है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पैसे दुगने करने वाले ठग आखिर किस तरह हुए गिरफ्तार। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक हम लड़ेंगे। Watch Andolan only on Lemon News and Channel 1. PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहो, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। दिलखुलासमध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो, राज्यातल्या मोठ्या डॉक्टरांना, नेत्यांना। कोणीच कोणाला अकाउंटेबल नाही, कोणीच कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाहीये, एकमेकावर फक्त बोलत राहायचं। आपल्यावर स्वतःची जिम्मेदारी काय? तुम्ही व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षीय संबंध हे वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर ठेवता। 100% अशा व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो की ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारण्यासारखं खूप असतं। तो आजही मी बाळासाहेबांचा मला स्वतःला शिवसैनिकच समजतो। आनंद दिघे आणि तुमची सगळ्यात पहिली भेट कधी झाली? सगळ्यात पहिली भेट दिघे साहेबांची आणि माझी 1983 साली झाली। ज्यावेळेला मागे वळून पाहताय त्यावेळेला वाटतंय लढाई संपली आहे? आता तर लढाई सुरू झाली असं म्हणता येईल। दिलखुलास पहा दर शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के कांदीवली इलाके से 2 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों के पैसे दुगने करने का वादा करते थे। जी हां, ये लोग अपनी दुकान के मल्टी सेगमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से अपनी दुकान चलाते थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छापा मारा और कंपनियों से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रिलायबल मल्टी सेगमेंट नाम की कंपनी, ये नीलेश भास्कर सोनी, इन्होंने गाला नंबर 35 रघुलीलाल माल में चालू किया था। वो लोगों को बोलता था कि अगर मेरे कंपनी में पैसा लगाओगे तो मैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके उसके पर मंथ 10% प्रॉफिट दूंगा। तो अभी तो 2 लोग पकड़े गए हैं। वो एक नीलेश भास्कर सोनी है और उसका एक साला विशाल ढाकन करके हैं। ये दोनों वो कंपनी के डायरेक्टर थे। तो ये दोनों को अरेस्ट किया है। अभी 2 वांटेड हैं। आगे की तहकीकात चालू। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और बात करते हैं कि पुलिस ने एक इमारत पर छापा मारा है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। मुंबई के नेरुल इलाके में एक रिहायशी इमारत पर पुलिस ने छापा मारकर 6 लड़कियों सहित 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। इस इमारत में देह व्यापार का काम चल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के DCP श्रीकांत पाठक साहब, इनको गुप्त बातमीदारों से खबर मिली कि एक शिरवने गांव द्रौपदी बिल्डिंग, यहाँ
कुछ लड़कियां का देह व्यापार चल रहा है। इसके तहत उन्होंने यहाँ शिरवने गांव में रेड डाला ऑफिसर और स्टाफ के साथ में। उसमें 6 लड़कियां और 3 दलाल पकड़े गए हैं। इसके बारे में हम तफ्तीश कर रहे हैं। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप दवाई लेते हैं, लेकिन अगर दवाई नकली हो तो भला आप क्या करेंगे? जी हां, हमारी खबर कुछ यही है। एफडीए के अधिकारियों ने लगभग 15 लाख के इंजेक्शन और दवा जब्त किए हैं। गौरतलब है कि दवा लेकर जाने वालों के पास दवा से संबंधित कोई भी कागजात या बिल नहीं मिले थे और इसी वजह से ये पता लगा कि सारी की सारी दवाइयां नकली हैं। फिलहाल एफडीए ने दवाइयों को जब्त करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हमें ऑफिस के अंदर खबर मिली कि ये बॉम्बे सीएसटी से एक टेम्पो में माल जा रहा है, वो अंधेरी एमआईडीसी की ओर जा रहा है और उनके पास कोई कागजात नहीं है। ये माल जो है ग्लेक्सो कंपनी का माल है और उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसके बारे में उसके कोई भी कागज़ पत्र गाड़ी वालों के पास या माल लेने वाले के पास नहीं है। उस हिसाब से हम लोगों ने अंधेरी जो ये है सिगरेट फैक्ट्री है, गोल्ड स्पॉट नाके हुए, वहाँ पर हम लोग मेरे साथी के साथ में वॉच करते रहे और लगभग 5 साढ़े 5 के लगभग हमें एक टेम्पो दिखाई दिया जो हमें जिसके ऊपर हमें शंका हुई और उस शंका के आधार पे हमने उस टेम्पो को रोका और रोक के उससे माल के बारे में मालूमात की। तो उसने बताया कि भाई ये दवा है लेकिन इसके कोई कागजात मेरे पास नहीं है और उसने कागज पत्र बताने से असमर्थता बताई। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन पे आए और यहाँ पर जब ये खोल के देखा तो इसके अंदर ये पेरिनाम नाम का जो इंजेक्शन है, ये ग्लेक्सो कंपनी इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मार्केटिंग कंपनी, और इसका उत्पादन तमिलनाडु की एक कंपनी है जिसका नाम है हिस्पेरिया हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका प्राइस वैल्यू क्या है? इसका एक इंजेक्शन का कीमत है 1043 रुपये और ऐसा ये पूरा इसका जो कीमत है वो लगभग 15 लाख के आसपास है। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के गोराई इलाके में एक 23 साल की लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के पीछे एक लड़के का एक तरफा प्यार था जिसकी करतूत की वजह से उस लड़की की शादी टूट गई। इससे नाराज लड़की ने आत्महत्या कर ली। 15 मार्च को बोरीली में संजीवनी सोसाइटी गोराई 2 में रहने वाले जादव नाम की लड़की ने खुदकुशी की थी। उसको उसके घर के सामने रहने वाला हार्दिक पटेल नाम का जो लड़का था उसने उसको ये सताया था और वो एक तरफा उससे प्रेम करता था। घर वालों ने उनकी शादी के लिए ना बोला करके उसका जो शादी फिक्स हुआ था वो लड़की का, तो लड़के ने उसके घर पे ससुर को और होने वाले पति को उसने फ़ोन के ऊपर और लेटर के जरिए वो लड़की का बदनामी करने वाला मजकूर इन्फॉर्म किया और लड़की का बदनामी किया और ऑर्डर से वो लड़के वालों ने उसका शादी कैंसिल किया। इसकी वजह से लड़की ने खुदकुशी की थी और ये इसके बारे में हमारे यहाँ बोरीवली पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है और हार्दिक पटेल नाम के लड़के को अरेस्ट किया है और आगे इंक्वायरी चालू है। और अब बात करते हैं नासिक की। नासिक में एक बार स्वाइन फ्लू का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की जान चली गई है और करीब 5 से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं और नासिक जिला अस्पताल में करीब 5 लोग अभी भी भर्ती हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की निचली संसद में अफजल के मुद्दे पर भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको लेकर के जम्मू कश्मीर के भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और वहां से वॉकआउट भी किया था। इस मुद्दे को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद लोकसभा में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरकार निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।